आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है सही तरह? ओके, थैंक यू। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, इनफैक्ट द यस्टरडेज टॉपिक। हमने थोड़ा सा उसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आई विल रिवाइज फ्यू थिंग्स, देन विल मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। वी वर ऑन सिंथेसिस ऑफ हीम. What does it involve? It involves basically two structures. One is protoporphyrin 9 and a ferrous. You can see here, this is the structure of the heme. सेंटर में फेरस है, इसके इर्द गिर्द का जो स्ट्रक्चर है वो सारा प्रोटोपोरफायरिन 9 है। ये कैसे बनता है, ये काफ़ी ढेर सारे स्टेप्स हैं, उनको आज कवर करते हैं। ओके जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज के लेक्चर के होंगे। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ porphyrins. There are basically 3 types of porphyrins, in fact 4 types of porphyrins. ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। उनके डिफरेंसेस देखते हैं अभी क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं अगली स्लाइड्स में चल के। डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ हीम। ठीक है, बेसिकली फर्स्ट ईयर में आप अभी तक सिर्फ केमिस्ट्रीज पढ़ रहे थे, बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे। यू कैन कॉल इट द इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपने चल के आगे मेटाबॉलिज्म्स पढ़ने हैं, ढेर सारे रिएक्शंस, ढेर सारे साइकिल्स। सो इट्स सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो आगे चल के क्या होना है आपके साथ। ठीक है, सो इसको आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू केमिस्ट्रीज। ठीक है, द न्यू टर्म्स आपके लिए नए रिएक्शंस होंगे, नई टर्म्स होंगी, नए सबस्ट्रेट्स, नए प्रोडक्ट्स, तो उनको उसी तरह ही लाइन वाइज याद करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अगर 6 7 8 स्टेप्स हैं तो आपको उसी लाइन में उसको याद करना है। ठीक है, आप स्टेप्स आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, MCQs भी पूछे जाते हैं और SCQs भी पूछे जा सकते हैं। एक पर्टिकुलर रिएक्शन या पर्टिकुलर स्टेप भी पूछा जा सकता है। प्रोडक्ट का नाम दे के पूछा जा सकता है कि कौन कौन से सबस्ट्रेट्स इस प्रोडक्ट को बनाएंगे, कौन से एंजाइम का नाम दे के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, MCQ भी SCQ भी, कि ये रिएक्शन बताएं क्या होता है। तो आपको उसको रिएक्शन फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, ओके जी। अगेन ये हमने कर ली थी स्लाइड, फिर मैं दोबारा से इसको रिवाइज कर रहा हूँ। प्रोफाइलेंस क्या होते हैं? प्रोफाइलेंस आर साइक्लिक कंपाउंड्स व्हिच बाइंड मेटल आयंस, यूजुअली फेरस एंड फेरिक। वी आर टॉकिंग अबाउट हीम। हीम की इंपॉर्टेंस क्या है? हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर सो मेनी सब्सटेंसेस सच एज हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज सिस्टम, कैटालेज एंजाइम, नाइट्रस ऑक्साइड एंड पेरोक्सीडेज। ठीक है, जितने भी नाम लिए हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सारों के अंदर हीम इज़ यूज एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सिर्फ हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन तक लिमिट नहीं करती, बल्कि और ढेर सारे सब्सटेंसेस हैं आपकी बॉडी के अंदर जो इससे बनते हैं, या उनमें ये प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करता है। रोज़ाना अगर डे टू डे बेसिस के ऊपर बात करें, एवरी डे देयर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी जो कि हेमोग्लोबिन की प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ समवेयर अराउंड 6 to 7 ग्राम्स। ठीक है, जितना भी लॉस्ट हेमोग्लोबिन होता है आपका, जो नॉर्मल टर्नओवर से ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, उसको रिप्लेस करता है 6 to 7 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन एवरी डे। स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस बेसिक आउटलाइन उसकी ये है कि देयर विल बी 4 पायरोल रिंग्स। ठीक है, अभी जो हम स्ट्रक्चर्स आगे चल के देखेंगे, सारों के अंदर आप देखोगे जब प्रोफायरिन या प्रोफायरिनोजिन की बात आ रही है, यूरोप्रोफायरिनोजिन की बात आ रही है, यूरोप्रोफायरिन की बात आ रही है, कॉप्रोप्रोफायरिनोजिन या कॉप्रोप्रोफायरिन की बात आ रही है, उनके अंदर आपको 4 पायरोल रिंग्स लाजमी नजर आएंगी। ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट साइड चेन्स लगी हो सकती हैं, बट दे आर ऑलवेज कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू स्पेसिफिक bridges which are called as methynyl bridges. अगेन आई एम रिवाइजिंग दिस स्लाइड अगेन। लास्ट में हमने की थी, शायद मुझे लग रहा था जल्दी जल्दी में हमने इसको कवर किया था। बेसिकली वी आर स्टडिंग द सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस ऑफ हीम। हीम किस काम आता है? हीमोग्लोबिन बनाने का काम आता है। और पीछे हमने काफ़ी ढेर सारी चीज़ें, साइटोक्रोम P450 सिस्टम,
ठीक है, हमने नाइट्रस ऑक्साइड की बात की, परऑक्सीडेजेस की बात की, कैटलेज की बात की, उनके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करता है। मगर जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक इस टाइम पे चल रहा है दैट इज द बायोसिंथेसिस ऑफ हीम। और हीम क्या काम करता है? ग्लोबिन के साथ बाइंड करके हेमोग्लोबिन बनाता है। सो बायोसिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन की बात करेंगे, अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता जुलता आ जाता है तो आप उसको स्टेप नंबर 1, 2, 3 करके बात कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 के अंदर आप सिंथेसिस ऑफ पोरफायरिन बताओगे, विच पोरफायरिन इन पर्टिकुलर प्रोटोपोरफायरिन 9, इसको याद करना है इसी तरह ही, ठीक है। अकेला पोरफायरिन 9 लिख के नहीं काम चलेगा, प्रोटोपोरफायरिन 9, ठीक है। देन कम्स सेकंड स्टेप विच इज सिंथेसिस ऑफ हीम। हीम के अंदर प्रोटोपोरफायरिन 9 कंबाइंस विद आयरन, ठीक है, टू गिव इट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। Synthesis of hemoglobin. Once a heme is formed, it combines with globin. इसे परसेंटेज ज़हन में रख लीजिएगा, हीम सिर्फ 4% होता है, ग्लोबिन 96% होता है। और ये जब कंबाइन करते हैं आपस में तो यू हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन। हीम की बात करें, हीम के स्ट्रक्चर के अंदर, या ये जो आप प्रोफाइलेंस की बात करें, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। और इन पर्टिकुलर बात करेंगे तो आई विल कॉल इट यूरोपोरफायरिन। इसको नाम को याद रखना आपने, ठीक है। मैं डिफरेंसेस बताता हूँ अगली स्लाइड्स के अंदर आपको क्या फ़र्क है, किस बेसिस के ऊपर आप इसको किसी किसी प्रोफाइलिन को कॉप्रो प्रोफाइलिन बोल रहे हैं, किसी को यूरो प्रोफाइलिन बोल रहे हैं, और किसी को प्रोटो प्रोफाइलिन बोल रहे हैं, ठीक है। अभी अभी इस स्लाइड के लिए सिर्फ इतना याद रख लें, इसको इसको रिमेंबर करना है आपने जब नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। ये ए पी, ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, दीज इंडिकेट साइड चेन्स। सेंटर में 4 रिंग्स हैं, ए, बी, सी एंड डी, और ये आपस में एक ब्रिजेस के साथ जुड़ी हुई हैं। इन ब्रिजेस को आप बोलते हो मैथिनाइल ब्रिजेस। और ये जो आपको टेट्रापायरोल रिंग नज़र आ रही है, इसके ऊपर साइड चेन, ठीक है, साइड, दीज आर द साइड चेन्स, ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर एसिटेट, पी स्टैंड्स फॉर प्रोपियोनेट, ठीक है। तो ये साइड चेन्स अगर चेंज हो जाएंगी, किस ऑर्डर में चेंज होंगी, यूरोप्रोफायरेंस के अंदर कौन सी होंगी, कॉप्रोप्रोफायरेंस के अंदर कौन सी होंगी, और प्रोटोप्रोफायरेंस के अंदर कौन सी होंगी, ये हम अभी बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। अल्फा कार्बन्स आर लिंक्ड बाय मेथिनाइल ब्रिजेस इन हीम, ठीक है। जितने भी अल्फा कार्बन्स होते हैं मेथिनाइल ब्रिजेस को जोड़ने का आपस में काम करते हैं, उसके साथ मेथिनाइल ब्रिजेस एक एंड से दूसरे एंड पे लगे होते हैं। और जितने बीटा कार्बन्स होते हैं उनके ऊपर आपकी साइड चेन्स लगी होती हैं, जिसके अंदर ये कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। इनको इस तरह ही याद करेंगे, जिनमें आपके होना चाहिए कि ए स्टैंड्स फॉर एसिटेट, एम स्टैंड्स फॉर मिथाइल, पी स्टैंड्स फॉर प्रोपेनेट एंड वी स्टैंड्स फॉर विनाइल। ओके, दोबारा इस स्ट्रक्चर के ऊपर आएंगे। इसके ऊपर आपको साइड चेन्स कौन कौन सी नज़र आ रही हैं, मुझे आपने टाइप करके बताना है वहाँ, ठीक है। और मुझे इनका नाम बताएं। ये इस स्ट्रक्चर के अंदर साइड चेन्स कौन कौन सी नज़र आ रही हैं आपको? There are 2 types of side chains here. Ji beta, I want a response from you. Please type in the box. This is a structure of a porphyrin. This is a structure of a porphyrin. एक पर्टिकुलर टाइप का पोरफायरिन है। इसके ऊपर मैं आपको साइड चेन्स इंडिकेट करने का कह रहा हूँ। जी, वेरी गुड, ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर एसिटेट एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोपेनेट, वेरी गुड। अब आपने ये एपी का फिगर याद रखना है। जहाँ भी आपको नेक्स्ट पूछा जाएगा या कोई फिगर सामने आएगी जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एसिटेट या प्रोपेनेट होगा, तो आपके ज़हन में नाम आना चाहिए यूरोपोरफायरिन का, ठीक है, यूरोपोरफायरिन। ओके जी, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस फिगर। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोपोरफायरिन 9 जो हमने बनाना है आज डिफरेंट रिएक्शंस देख के, ठीक है। उनको पढ़ेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, ठीक है, वो सारा डिटेल में देखते हैं। और आखिर में जो बनेगा वो दैट वुड बी प्रोटोपोरफायरिन 9। इनकॉर्पोरेट करता है फेरस को। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड
Fe++, ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, gets incorporated into the structure of the propyrin 9 to make it a molecule of heme। ठीक है जी, ये जो ग्रीन में नजर आ रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोपोरफायरिन 9। मैं पीछे जा रहा हूँ दोबारा, आपको सिर्फ यूरोपोरफायरिन दिखाया था, यूरोपोरफायरिन, जिसके अंदर आपको साइड चेन्स एसीटेट या प्रोपिनेट नजर आ रही हैं, राइट। इसके अलावा आपको एम या वी कहीं नजर नहीं आ रहा, तो दिस इज यूरोपोरफायरिन। नाउ लुक हियर, लुक एट दिस फिगर, इधर आपको प्रोपिनेट ग्रुप भी नजर आ रहा है, इसको मिथाइल भी नजर आ रहा है, विनाइल भी नजर आ रहा है, राइट। सो ये प्रोटोपोरफायरिन 9 है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोफाइलेंस, यहाँ तक किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग? ये बहुत बेसिक बेसिक सा था। अब मेन टॉपिक अब शुरू करने लगे हैं। ओके जी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोफाइलेंस, इन 3 नामों को याद करेंगे। यूरोप्रोफाइलिन की अभी आपने फिगर देखी है, जिसके ऊपर एसिटेट और प्रोपिनेट सिर्फ आपको नजर आए थे। एपी, एपी शॉर्ट फार्मूला है, इसको याद कर लें। यूरोप्रोफाइलिन, अगर आपको साइड चेन्स मेंशन की जाए कि जी एक 4 रिंग्स हैं, दे आर कनेक्टेड विद मिथाइल, उसके ऊपर साइड चेन्स लगी हुई हैं एसिटेट या प्रोपिनेट, तो आंसर वुड बी यूरोप्रोफाइलिन का स्ट्रक्चर बात हो रही है, यूरोप्रोफाइलिन। ओके, तो सेकंड वन कॉप्रोपोरफायरिन, ठीक है, कॉप्रोपोरफायरिन। इसके अंदर थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, इधर आपको एसिटेट कहीं नहीं नजर आएगा इसके स्ट्रक्चर के अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर वही होगा, ठीक है, मगर जहाँ जहाँ एसिटेट लगा हुआ है उसकी जगह के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि 4 रिंग्स हैं, 4 पायरोल रिंग्स हैं, दे आर कनेक्टेड विद मेथेनाइल ब्रिजेस, और जो उनके पास साइड चेन्स लगी हुई हैं वो मिथाइल और प्रोपिनेट हैं, एमपी। ठीक है, एमपी, एमपी इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉप्रोपोरफायरिन। अगर उसकी साइड चेन्स एसिटेट और प्रोपिनेट हैं तो आप उसको यूरोपोरफायरिन बोल रहे हो, वही स्ट्रक्चर है, मगर साइड चेन्स प्रोपिनेट तो है पर एसिटेट की जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप उसको कॉप्रोपोरफायरिन बोलते हो। द लास्ट वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, प्रोटोपोरफायरिन 9, जो हीम बनाता है, उसके अंदर 3 साइड चेन्स लगी होती हैं, वन इज विनाइल, मिथाइल, and the third one is propionate. There is no acetate here. यूरोप्रोफायरिन की बात करेंगे तो इस पे साइड चेन सिर्फ एसिटेट प्रोपेनेट की लगी होंगी। कॉप्रोप्रोफायरिन की बात करेंगे मिथाइल और प्रोपेनेट साइड चेन्स होंगी, और प्रोटोप्रोफायरिन 9 की बात करेंगे तो विनाइल, मिथाइल एंड प्रोपेनेट साइड चेन्स होंगी, but there won't be any acetate chain. Is it clear to everyone? जी, ओके जी, बेसिक प्रोफाइलिंग्स के ऊपर वापस आएंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर, बल्कि हाँ, अगर अगर प्रोवाइडेड साइड चेन्स की बात करें तो इधर स्पेसिफिकली हमें जो नज़र आ रहे हैं, दीज आर यूरोपोरफायरिन्स। इफ वी कैन रिकॉल, हमने बात की है एपी इज फॉर यूरोपोरफायरिन, एमपी इज फॉर कॉप्रोपोरफायरिन, वीएमपी इज फॉर प्रोटोपोरफायरिन 9, ठीक है। सो ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है सामने, फिगर बनी हुई है, इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोफायरिन्स हैं। फॉर एग्जांपल, हम इसको डेजिग्नेट कर देते हैं 1, 2, 3 एंड 4 से। फॉर एग्जांपल, हम इसकी साइड चेन्स को देखते हैं। अब इसकी साइड चेन्स के ऊपर हमें क्या कन्फिग्रेशन नजर आई साइड चेन्स की? दिस इज ओनली एपी 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 एपी, राइट। इधर भी आपको एपी 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 एपी, ठीक है, इसके अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा, कोई एम नज़र नहीं आ रहा, कोई वी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। सो दिस इज प्योरली यूरोपोरफायरिन स्ट्रक्चर। अब उसके ऊपर क्लासिफिक कॉप्रो की होगी तो यहाँ साइड चेन्स हो जाएंगी, उसकी भी 4 होंगी। प्रोटोपोरफायरिन का एक अलग से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो आगे चल के देखते हैं वो कैसा नज़र आता है। सो टाइप 1 पोरफायरिन, एक कम्बिनेशन आपको नज़र आ रहा है नीचे, एपी 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 एपी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज रिंग ए, इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, यहाँ से रिंग्स की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। दिस इज रिंग ए, दिस इज रिंग बी, दिस इज रिंग सी एंड दिस इज रिंग
डी। वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, रिंग ए के ऊपर जो कॉम्बिनेशन है, जो सीक्वेंस है, दैट इज एसिटेट और सेकेंड पे लगा हुआ है प्रोपेनेट। रिंग बी के ऊपर आ जाए आप, सेकेंड रिंग के ऊपर आ जाए, अगेन द सेम सीक्वेंस ए पी। रिंग सी के ऊपर आ जाए, अगेन सेम सीक्वेंस, और रिंग डी के ऊपर आ जाएंगे तो सेम सीक्वेंस, ए पी ए पी ए पी एंड फाइनली ए पी। ठीक है, इट्स रिटन है। टाइप 2 प्रोफाइलिंग की बात करते हैं। द कॉम्बिनेशन वुड बी स्किपिंग इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिंग ए की बात करें, उस पर जो सीक्वेंस है दैट इज ए एंड पी। जो उसके नेक्स्ट रिंग आ रही है रिंग बी, उसके ऊपर आइडली यहाँ ए होना चाहिए था, ए नहीं है, पी पहले आ गया और ऑल्टरनेट कर गया ए के साथ। ठीक है दोनों ए पी, मगर उनकी पोजीशन चेंज हो गई है। थर्ड के ऊपर आएंगे, फिर ए पहले आ गया, पी बाद में आ गया, और लास्ट रिंग डी की बात करते हैं तो पी पहले आ गया और ए बाद में आ गया। तो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन वुड बी लाइक दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम रिंग ए, बी, सी एंड डी रिंग्स। ए के ऊपर ए पी, बी के ऊपर रिवर्स डायरेक्शन में पी ए, फिर फॉरवर्ड हो गया ए पी एंड पी ए, ऑल्टरनेट चल रहा है। ठीक है, दिस इज टाइप 2। अगर हम कॉपरो प्रोफाइलिंग की बात करेंगे तो यहाँ हम एम पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एम पी एम पी एम पी एम पी। ठीक है, और यहाँ हम एम पी पी एम एम पी पी एम, हम इधर यूरो प्रोफाइलिंग की बात करें क्योंकि सिर्फ हमें जो साइड चेंज नज़र आ रही है वो सिर्फ ए और पी आ रही है। हमें समझना है यहाँ। ठीक है, उसको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि ये चारों टाइप्स आपस में किस तरह डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो अलग अलग नहीं मैं बता रहा, सिर्फ यूरो प्रोफाइलिंग का एक स्ट्रक्चर लगाया हुआ है क्योंकि किसी यूरो प्रोफाइलिंग में आगे कॉपरो में चेंज होना है और कॉपरो से आगे प्रोटो में चेंज होना है। ठीक है, ओके जी, दिस इज द टाइप 3। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। वाई? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ठीक है, तो हमें इसको स्टडी करना है बेसिकली। ठीक है, हम अपने बॉडी के अंदर जो हीम बनने जा रहा है उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सो आवर मेन फोकस विल बी ऑन टाइप 3। टाइप 3 इज समवॉट इंटरेस्टिंग। आप इसके अंदर रिंग ए बी और सी की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे साइड चेन्स की, दैट इज इन अ सिक्वेंशियल मैनर। ठीक है, ए पी ए पी ए पी, बट इन रिंग डी ये रिवर्स हो गई है। आइडली जिस सीक्वेंस में आ रहा था साइड चेन्स, जिस सीक्वेंस में आ रही थी, ए पी पी के बाद फिर ए के बाद फिर पी के बाद फिर ए फिर पी, यहाँ आइडली ए आना चाहिए था इन कंपैरिजन टू टाइप 1। मगर अब टाइप 3 के अंदर देखो, पहली 3 रिंग्स में तो सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है, मगर फोर्थ रिंग दैट इज विच वी कॉल इट रिंग डी है, इसके अंदर सीक्वेंस रिवर्स हो गया। पहले पी आ गया, प्रोपेनेट पहले आ जाता है और एसिटेट बाद में आता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्टली टाइप 4, इसके अंदर अगेन द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। द फर्स्ट इज इन द ऑर्डर ऑफ ए पी, नेक्स्ट 2 रिंग्स ऑफ पी ए एंड लास्ट वन इज ए पी। सो ये जो नीचे आपको ये लाइंस में लिखा हुआ है, इस कॉम्बिनेशन को भी याद रख लेंगे। ठीक है, इसको लिख लें, नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट का फ़र्क है साइड चेन्स का। ठीक है, पर्टिकुलर रिंग्स के ऊपर, और उससे उसकी टाइप चेंज हो जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसमें कोई कंफ्यूजन? जी बेटा, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन? 4 टाइप्स आगे समझ। ये आपने जो ये पैटर्न है नीचे जो हर एक स्ट्रक्चर के नीचे लिखा हुआ है, इसको देख लिया। वी आर टॉकिंग अबाउट, अब एपी की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट यूरो पोरफायरिन हेयर। इट डज नॉट अप्लाई ऑन कॉपरो। इसके अंदर डिफरेंट आ जाएगा। मैं ओके, लेट मी गो बैक। वी आर टॉकिंग अबाउट यूरो पोरफायरिन हेयर, इसके अंदर एपी है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी सारे एपी हैं। यहाँ अगर एमपी आ जाएगा तो फिर यू विल कॉल इट
कॉप्रोपोरफायरिन, और अगर वी भी आ जाएगा एमपी के साथ तो फिर यू विल कॉल इट प्रोटोपोरफायरिन। ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड फिगर, आपकी लिपिड कॉर्ड के अंदर दी हुई है, जाके इसको देख लेना। अगेन द सेम थिंग, वही डिस्कस हुई हैं सारी बातें, इसको एक दफ़ा रिविजन के तौर के ऊपर देख लेते हैं दोबारा से, क्योंकि आपने पढ़ना है यहाँ से जाके। अगेन 4 rings interconnected with each other with the help of these type of bridges which are called as methynyl bridges। ठीक है, रिंग ए बी सी डी, और इनके दरमियान में जो कनेक्शंस हैं जो ब्रिजेस का काम करें, which these are called as methynyl bridges। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपोरफायरिन 1। अभी जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है, क्या था, एपी 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 एन एपी, राइट। इधर कंपैरिजन आपकी बुक ने दिखाया हुआ है, लिपिड क्वार्टर दिखाया हुआ है यूरोपोरफायरिन 1 का यूरोपोरफायरिन 3 के साथ। और अगर हम पीछे जाएं दोबारा, तो हमने 3 के अंदर बात की थी कि पहली 3 तो ठीक उसी सीक्वेंस में जाएंगी। जो रिंग डी है, लास्ट 4th रिंग है, उसके अंदर सीक्वेंस रिवर्स हो जाता है, पी पहले आ जाएगा और ए बाद में चला जाएगा। ये बात इसने यहाँ बताई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें हीम की, ठीक है, हम हीम सिंथेसिस करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। वन इज़ प्रोटोपोरफायरिन 9, द सेकंड थिंग इज़ फेरस या आयरन, राइट। इन दोनों को कंबाइन, इनका कम्बिनेशन बनेगा तो आपके पास हीम बनेगा, सही है। और हीम आगे ग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा। सो ये डिफरेंशिएट क्यों करवाया आपको, बिकॉज वी आर कंसर्न्ड विद दिस पर्टिकुलर टाइप यूरोपोरफायरिन 3, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है ह्यूमंस के अंदर। और जो प्रोटोपोरफायरिन 9 बनेगा आगे चल के, वो भी टाइप 3 सीरीज का ही हिस्सा होता है, ठीक है, वो भी टाइप 3 सीरीज का हिस्सा होता है। फॉर एग्जांपल, हम एपी 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 एंड पीए की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज यूरोपोरफायरिन। मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से रिमूव करके यहाँ मैं एम लगा देता हूँ, यहाँ भी एम लगा देता हूँ, इधर एक ही जगह पे एम लगा देता हूँ और एम यहाँ भी लगा देता हूँ। चारों रिंग्स के ऊपर ए को रिप्लेस कर देते हैं आप एम से, मिथाइल ग्रुप से, तो ये यूरोपोरफायरिन 3 कन्वर्ट हो जाएगा कॉप्रोपोरफायरिन 3 के अंदर, जो हमने पहले बात की थी, ठीक है। साइड चेन्स एसीटेट और प्रोपेनेट हैं, तो हम इसको बोल रहे हैं यूरोपोरफायरिन। और 3 हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके रिंग डी के ऊपर जो सीक्वेंस है साइड चेन्स का, वो रिवर्स हो गया, ठीक है। हम एसीटेट को रिप्लेस करेंगे मिथाइल के साथ, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी, 4 rings interconnected with each other with the help of methynyl bridges। Each ring is having a side chain, for example methyl and propanate side chains, propanate side chains, तो हम इसको बोलेंगे कॉप्रोपोरफायरिन 3। और उसके साथ कहीं ऐड ऑन हो जाएगा विनाइल ग्रुप, मिथाइल, प्रोपेनेट और विनाइल, ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, तो फिर आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा प्रोटोपोरफायरिन 9 का, ठीक है। अगेन स्ट्रक्चर है, ये कल हमने देखा था, ठीक है। पायरोल रिंग नज़र आ रही है, 4 तरह की होती हैं, ए बी सी डी। कनेक्ट कैसे होती हैं आपस में, विद द हेल्प ऑफ मेथनाइल ग्रुप ब्रिजेस। ए स्टैंड्स फॉर एसिटाइल ग्रुप या एसिटेट भी बोल सकते हैं, पी स्टैंड्स फॉर प्रोपेनाइल ग्रुप, प्रोपेनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यूरोपोरफायरिन 3 का ये एक स्ट्रक्चर है। एनी कंफ्यूजन्स जी, एनी कंफ्यूजन सो फार? इसको जाके पढ़ेंगे, हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। आज लग रहा है सो रही है क्लास सारी, नोबडी इज रिप्लाइंग। मोहम्मद दानियाल सेज इंशाल्लाह, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना हमने। ओके, ठीक है जी, शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम सिंथेसिस की तरफ जाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर देख लिए,
ठीक है, इसमें 3 बेसिक चीज़ें हैं, रिंग्स हैं जिनको आप पायरोल रिंग्स बोलते हो। पहले ओपन सेक्टर में होती हैं, फिर आपस में कनेक्ट होती हैं। कनेक्ट कैसे होती हैं? मैथेनाइल ब्रिजेस से। कुछ साइड चेन्स लगी होती हैं स्पेसिफिक, और उन साइड चेन्स की बेस के ऊपर आप उनकी नेमिंग करते हो। एपी साइड चेन लगी होगी, अगर एसीटेट और प्रोपेनेट लगे होगा तो एज अ साइड चेन, बाकी और कुछ नहीं लगा होगा इसके अलावा एज अ साइड चेन, तो आप इसको बोलोगे यूरोप्रोपाइरिन। एमपी लगा होगा, मिथाइल या प्रोपेनेट लगा होगा और इसके अलावा कुछ लगा होगा तो उसको बोलोगे कॉप्रोपोरफायरिन। और वीएमपी लगा होगा, विनाइल मिथाइल एंड प्रोपेनेट, तो आप इसको बोलोगे प्रोटोपोरफायरिन 9। ये 4 टाइप्स हैं। किस रिंग के अंदर कौन सा सीक्वेंस है, सिमेट्रिकल है या नहीं है, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर वो पर्टिकुलर यूरोप्रोपाइरिन की भी क्लासिफिकेशन 4 में हो सकती है, कॉपरो की भी 4 में हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन उनका सीक्वेंस क्या है। ओके जी। ओके, बिफोर मूविंग ऑन टू द सिंथेसिस, इसको देख लें, कुछ बुक्स ने बताया हुआ है। फिशर वाज अ साइंटिस्ट जिसने एक शॉर्ट हैंड फार्मूला इजाद किया था इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। यूरोप्रोपाइरिन 3 की एग्जांपल यहाँ आ रही है आपको, ठीक है। ये एक 8 कॉर्नर, ये प्लस पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है आपको, राइट। इसके अंदर जो रोमन अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं आपको, 1 2 3 रोमन नंबर्स इनफैक्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दीज इंडिकेट रिंग्स, दिस इज रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3 एंड रिंग 4। इसके कॉर्नर्स अगर आप देखते हैं तो स्टार्ट फ्रॉम हेयर, रिंग ए की बात करेंगे या रिंग 1 की बात करेंगे तो इसके ऊपर 2 साइड चेन्स लगी होती हैं, जो हम पहले एपी या एमपी की बात कर रहे थे। 1 2 3 4 5 6 8 कॉर्नर्ड, ये एक पॉजिटिव साइन सा है, ठीक है। और इसके अंदर उसने दिखाया हुआ है कि साइड चेन्स लगी हुई हैं, एपी 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 एंड पी ए। लास्ट वन के ऊपर पी है, इधर ए पी है, इधर भी ए पी है, इधर भी ए पी है, और इधर पी ए है। सो दिस इज टाइप 3। अगर यहाँ ए पी लगी होती तो कौन सी टाइप होती? कोई चेंज ना होती, तो फिर कौन सी टाइप होती? सारी रिंग्स के ऊपर सिमेट्री के अंदर साइड चेन्स लगी होती। ए ऑल्टरनेट्स विद पी, पी ऑल्टरनेट्स विद ए, फिर ए पी, इस कम्बिनेशन में जा रहा था सारा कुछ। तो टाइप कौन सी थी? 1। वेरी गुड। ओके जी, just a comparison, यूरोप्रोपाइरिन 1 symmetry, you can see the symmetry in the structure, ठीक है। AP 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 एंड AP। यूरोप्रोपाइरिन 3 की बात करेंगे, पहली 3 रिंग्स को कुछ नहीं हो रहा, चौथी रिंग के अंदर आके वही साइड चेन्स वही हैं। हम यूरो की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर A और P आएंगे, इसके अंदर M नहीं आ सकती, हम यूरो की बात कर रहे हैं, राइट। सो ये इसके साथ रिवर्स हो जाएगी, अपनी 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 जो पोजीशन है वो चेंज कर लेगी, ठीक है। पी पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा ऑन रिंग डी या रिंग 4, राइट। कॉपरो प्रोफाइलिंग की एग्जांपल उसके साथ ही दिखाने के लिए, ताकि डिफरेंशिएट आप कर पाओ, दोनों चीज़ों को मिक्स ना करो। इसमें इस स्ट्रक्चर में ये कॉपरो की बात करें, कॉपरो, दिस वाज यूरो, दिस इज कॉपरो, इसको याद करना पड़ेगा नाम को, ठीक है। कॉपरो का मतलब है, अब इस स्ट्रक्चर में आपको कहीं भी एसीटेट नजर नहीं आएगा। अब एसीटेट नहीं नजर आएगा तो एसीटेट की जगह कौन सी साइड चेन लेगी? दैट वुड बी मिथाइल ग्रुप, ठीक है। सो अगेन, अगर सिमेट्री के अंदर आ रहा है तो इट्स 1, 4 रिंग्स, सारों में सिमेट्री पे लगा हुआ है। यहाँ एसिमेट्रिकल हो गया, और किस रिंग के ऊपर हुआ है? रिंग डी के ऊपर हुआ है। सो यू विल कॉल इट क्लास 3 प्रोफाइलिंग, और उसकी साइड चेन की बेस के ऊपर उसको नाम दे दोगे, वैसे यूरो प्रोफाइलिंग और कॉपरो प्रोफाइलिंग, ठीक है। इज इट क्लियर? जी। ओके ओके जी, सिंथेसिस ऑफ हीम, ठीक है। अभी आपने प्रोटोप्रोफाइरिन 9
देख लिया। और ऑब्वियसली शुरू में बात की थी कि प्रोटोपोरफायरिन 9 व्हेन कंबाइंस विद द फेरस gives you molecule of heme. Heme binds with the globin to form hemoglobin, right? So हम सबसे पहले पढ़ते हैं synthesis of heme. Heme कैसे बनता है? इसके स्टेप्स हैं काफ़ी ढेर सारे। सबसे पहले मेजर साइट्स फॉर हीम सिंथेसिस पूछी जा सकती हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये पता होना चाहिए देयर आर टू मेजर साइट्स इन द बॉडी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ हीम बायोसिंथेसिस। ठीक है, नंबर वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज लिवर। इसके अंदर हीम सिंथेसिस वेरिएबल होती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स फॉर द हीम प्रोटीन्स। ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी ऑल्ट्रेशंस आती हैं सेलुलर हीम पूल के अंदर। और यहाँ जो सिंथेसिस हो रही होती है इट्स आई मीन टोटली डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द हीम प्रोटीन्स, कितनी चाहिए उसके लिहाज से हीम बनता है लिवर के अंदर। वेरिएबल का वर्ड याद रखेंगे एज फार एज लिवर इज कंसर्न। नेक्स्ट कम्स एरिथ्रोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द बोन मैरो। इन शॉर्ट अगर बोन मैरो भी याद रह जाता है आपको तो फिर भी सही है। तो इन शॉर्ट लिवर एंड बोन मैरो ये दो जगह हैं, दो साइट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी हीम बायोसिंथेसिस के अंदर। इसके अंदर फेयरली कांस्टेंट होता है, ठीक है, इट स्ट्रेट अवे मैच बनाता है, ये ग्लोबिन सिंथेसिस, ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आते हैं और उसके लिहाज से ये हीम बनाता है और उनके साथ जोड़ देता है। ठीक है, दूसरी हीम प्रोटीन्स की फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स हैं उनके ऊपर बेस करती है वेरिएबिलिटी जो कि लिवर के अंदर है। यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ग्लोबिन मॉलिक्यूल आता है वो और उसके मुताबिक वो जितने ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी रेशो से वो बना देता है हीम, राइट। सो मेन दो वर्ड्स याद करने वाले ये हैं कि लिवर की बात होगी तो एमसीक्यू आता है तो उसमें वेरिएबल वुड बी द आंसर। ठीक है, बोन मैरो की बात होगी, एरिथ्रोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द बोन मैरो की बात होगी तो आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट इन कंपैरिजन टू लिवर। ठीक है, कांस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ हीम। अच्छा जी, अब हम रिएक्शंस की तरफ जा रहे हैं। दैट इज़ द लिटिल बिट डिफिकल्ट पार्ट, आपको जाके इसको याद करना पड़ेगा, उसी ऑर्डर में याद करना पड़ेगा। ये बहुत ट्रिकी करके इसके क्वेश्चंस आते होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते होते। सो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल इनिशियल रिएक्शन, पहला रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 1, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है आपके सेल के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो होता है। फिर काफ़ी 4-5-6 रिएक्शंस होंगे पहले रिएक्शन के बाद, वो सारे के सारे साइटोसोल में होंगे और लास्ट 3 रिएक्शंस फिर दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। सो इस पॉइंट को नहीं भूलना आपने, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शंस बताएं आप हीम बायोसिंथेसिस के, तो अगर आपने उस तरीके से याद किया होगा तो आप बता पाओगे, वरना आप सारा लिख दोगे और वो आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि आपसे साइटोसोलिक तो पूछे नहीं हुए। लाइकवाइज आपसे ये पूछा जा सकता है साइटोसोलिक रिएक्शंस जो होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम या इन द बायोसिंथेसिस ऑफ हीम, वो बताइए। ठीक है, पूरा तो नहीं क्वेश्चन दे सकते, जाहिर है, हमें इतना लंबा चौड़ा, तो तोड़ के दे सकते हैं। तो उसके अंदर ये पहला रिएक्शन पूछ लेते हैं आपसे, फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन या इनिशियल रिएक्शन वो कौन सा होता है। तो आपको लाइन में याद रखने हैं, आपको लोकेशन को मद्देनजर रखते हुए इसको याद रखने करने हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे से जो पूछा जा रहा है मैं उसका क्रिस्प आंसर दूँ। ठीक है, ओके जी, रिएक्शन नंबर 1 और स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ एला। व्हाट इज एला? एला इज अमाइनो लेवुलिनिक एसिड। ठीक है, इट्स डिफिकल्ट नेम, याद करना पड़ेगा, अमाइनो लेवुलिनिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड एज एला। हम माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन की बात करें, हमने पहले बात की थी, पहला रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसके ऊपर एक सीरीज ऑफ रिएक्शन साइटोसोल में होती है और आखिरी 3 रिएक्शन फिर दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। ओके जी, एला बनाने के लिए कौन कौन से सबस्ट्रेट की ज़रूरत पड़ती है? यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज अ रिएक्शन नंबर 1 इन द सिंथेसिस ऑफ हीम। वन सबस्ट्रेट इज ग्लाइसिन, द अदर सबस्ट्रेट इज सक्सिनाइल कोए। इनकी सोर्सेज देख लें, ग्लाइसिन क्या होता है, उसका क्या बायोकेमिकली क्या स्ट्रक्चर है? दिस इज a non-essential amino acid. Succinyl CoA, it is a citric acid cycle, a tricarboxylic acid cycle intermediate. ठीक है, दो डिफरेंट ओरिजिन से दो डिफरेंट चीज़ें हैं आपस में मिल रही हैं और बनाती हैं
डेल्टा अमाइनो लेवलिनिक एसिड। एक एंजाइम है कॉल्ड एज एलाज 1, ठीक है, सिंथेज 1, ठीक है। ये एला स्टैंड्स फॉर अमाइनो लेवलिनिक एसिड, एस स्टैंड्स फॉर सिंथेज या सिंथेज, और 1, ठीक है। 1 और 2 के इसकी दो आइसोफॉर्म्स होती हैं इस एंजाइम की। वन इज एलाज 1, द अदर वन इज एलाज 2। एलाज 1 का पूछे एमसीक्यू आता होता है तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ फाउंड एवरीवेयर इन ऑल द टिश्यूज। एलाज 2 की बात करेंगे तो उसकी कुछ स्पेसिफिसिटी है, इट इज़ ओनली फाउंड इन एरिथ्रॉइड टिश्यू, ठीक है। पायरोक्सिल फॉस्फेट आपको नज़र आ रहा है एज अ को फैक्टर, ठीक है, या को एंजाइम, और इस सारी रिएक्शन के अंदर रिलीज क्या हो रहा है, आपके पास कोए आती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। दिस नेगेटिव साइन हीम, अच्छा, दिस इज अ फीडबैक प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हम अभी स्टेप नंबर 1 पे हैं, हम स्टेप नंबर 8 या 9 आज करेंगे और हम हीम बना देंगे, ठीक है। वंस द हीम इज फॉर्म्ड एंड बॉडी को सिग्नलिंग करनी है, राइट, कि कोई चेक पॉइंट्स बनाने होते हैं। आपने एंजाइम्स के अंदर ये फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा था। बॉडी को चेक पॉइंट्स रखने होते हैं, ऐसा ना हो कि अनचेक्ड ही ये प्रोसेस चलता जाए और इतना ढेर सारा हीम बन जाए, आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत ही ना हो, राइट। सो एक आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है बॉडी की, हीम बन गया है, ठीक है, आफ्टर सो मैनी रिएक्शंस। तो हीम किसी खास चेक पॉइंट्स को जाके इनहिबिट करता है, जिसके अंदर से एक चेक पॉइंट, ये दिस इज द रिएक्शन नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल, वंस द हीम इज फॉर्म्ड, देन हीम विल इनहिबिट दिस स्टेप, ठीक है, इसको फीडबैक करेगा, इसको इनहिबिट करेगा, और इस स्टेप के अंदर से स्पेसिफिकली एलाज 1 को इनहिबिट करेगा, ठीक है। नाउ वंस द एला इज फॉर्म्ड, अमाइनो लेवलिनिक एसिड इज फॉर्म्ड। We talked about ELA that it is formed inside the structure called as mitochondria, और हमने ये भी बात की थी इससे पहला रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा है। इसका मतलब once it is formed it will leave mitochondria, it will exit mitochondria to enter into cytoplasm। ये पढ़ना है अभी आपने सारा कुछ, और इसको याद भी करना है, ठीक है जी। ये एक ब्रीफ डायग्राम है, अगर इसको इसकी तस्वीर लेनी है ले लो, इसका स्नैप वो शॉट लेना है तो ले लो, या इसको लिख सकते हो तो लिख लो आप, ठीक है। ये अभी आगे चल के ही बार बार आएगा, जो जो हम एक स्टेप एक एक करके करते जाएंगे, ये मैं आपको डिस्प्ले करता जाऊंगा साथ साथ। सो वी आर हियर, ग्लाइसिन प्लस सक्सिनाइल कोए गिव राइज टू डेल्टा अमाइनो लेवलिनिक एसिड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म एला है, एंड द एंजाइम यूज्ड हियर फॉर दिस कन्वर्जन इज डेल्टा अमाइनो लेवलिनिक एसिड सिंथेज। दो चीज़ों को मिला रहा है, एक चीज़ बना रहा है सिंथेज या सिंथेज, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज delta amino levulinic acid is converting into porphobilinogen। porphobilinogen, ये मुश्किल नाम है, ठीक है। जब भी कोई डॉक्टर बनने जा रहा होता है उसको जो सबसे पहले मुश्किल नाम आते हैं ये वाले आते हैं, ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बट आपको ये याद करना है, बार बार रिवाइज करके लिख के आपको ये याद करने हैं, इससे इसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। दिस एंजाइम कॉल्ड एज अमाइनो लेवलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेज एंजाइम, जो कि कन्वर्जन करेगा पोर्फोबिलिनोजन के अंदर, ठीक है। सो दिस इज स्टेप नंबर 2। Here this is written cytosolic reactions. Now a chain of reactions has been started since Ella left the mitochondria and gain entry into the cytoplasm, ठीक है। अब एक सीरीज चलनी है रिएक्शंस की साइटोप्लाज्म में till last three cycles, last three reactions of the cycle, ठीक है। हीम बनने से पहले पहले के जो 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 लास्ट 3 है रिएक्शंस वो दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। फर्स्ट रिएक्शन एंड लास्ट 3 रिएक्शंस, इसको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, 10 दफ़ा बोला है ताकि आप इसको मिस ना करो। चीज़ों को सिर्फ रटना नहीं है जाके, उसको आपको ये पता होना चाहिए कौन सा रिएक्शन कहाँ हो रहा है, और क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह ही आता है और वहाँ आप पजल हो गए फिर, ठीक है। ओके जी, कंडेंसेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एला टू फॉर्म पोर्फोबिलिनोजन बाय जिंक कंटेनिंग एला डिहाइड्रेटेज। जिंक कंटेनिंग मतलब जिंक
is being used as a cofactor for this enzyme. जिंक की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एला डिहाइड्रेटेज काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे चल के मिनरल्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हो सकता है ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं कोट की जाए दोबारा, या आप खुद से भी कर सकते हो। आपको जिंक डेफिशिएंसी आ जाती है और आपको फॉर्मेशन ऑफ पॉर्फोबिलिनोजन भी एट द सेम टाइम याद है जब फाइनल पेपर में, तो बुक में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि यार जिंक की डेफिशिएंसी है, ऑब्वियसली जिंक रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर वो इफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपके जहन में राइट वे उस पॉइंट के ऊपर आ जाता है तो यू कैन मेंशन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है जी। इसका एक और नाम भी होता है पॉर्फोबिलिनोजन सिंथेज। पहला था एला सिंथेज, दूसरा है पॉर्फोबिलिनोजन सिंथेज, जिसको आप डिहाइड्रेटेज, एला डिहाइड्रेटेज का नाम भी देते हो। डिहाइड्रेटेज मतलब इसमें से वाटर ने रिमूव होना है, राइट। वाटर, टू मॉलिक्यूल्स कंडेंस टू फॉर्म पॉर्फोबिलिनोजन, ठीक है। शुरू में एला बनता है स्टेप नंबर 1 के अंदर, उसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस करते हैं और दो वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट यू have here is called as porphobilinogen. Again यहाँ एक और चीज़ मेंशन हुई हुई है, लास्ट वाली स्लाइड के ऊपर हीम इनहिबिट कर रहा था, यहाँ लेड इनहिबिट कर रहा है। लेड पॉइजनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आप अब मिनरल्स में चल के पढ़ोगे, ठीक है। लेड पॉइजनिंग इज रूटीनली इनकाउंटर्ड इन वेरियस प्रोफेशंस, जो कि लेड बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ लेड पॉइजनिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ग्लास के अंदर लेड यूज़ होता है, आपके पेंट्स के अंदर लेड यूज़ होता है, और भी काफ़ी जगहों के ऊपर लेड यूज़ होता है, डिफरेंट वार्निशेस के अंदर, पेंट्स के अंदर, पॉलिशेस के अंदर। सो देयर इज़ अ चांस कि लेड पॉइजनिंग हो सकती है इंजेक्शन से या इनहेलेशन से। तो इस वजह से आपको यहाँ इसकी क्लिनिकल इम्प्लिकेशन साथ ही दिखा दी है उसने कि दिस स्टेप विल बी इनहिबिटेड, या दिस पर्टिकुलर एंजाइम विल बी इनहिबिटेड बाय लेड। लेड क्या करता है, लेड जब आता है तो लेड फिर कम्पीट करता है ज़ाहिर है फेरस के साथ इन द लॉन्ग रन। तो आगे चल के देखेंगे कि लेड लास्ट रिएक्शन में जहाँ फेरोचेलेटेज एंजाइम आएगा वहाँ भी जाके उसको भी इनहिबिट कर रहा होगा। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा, जब आपकी बॉडी में लेड बहुत ज़्यादा, अल्लाह ना करे किसी की बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा लेड हो जाता है और पॉइजनिंग की सूरत अख्तियार कर जाता है, तो वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जाके इनहिबिट करेगा हीम की सिंथेसिस को, ठीक है। ओके जी, the first step was the formation of ELA. The second step is two molecules ELA condense together, giving off water to form porphobilinogen in the presence of aminolevulinic acid dehydratase enzyme, which is a cytosolic enzyme. ठीक है। अगेन हम उसी चार्ट के ऊपर वापस आ जाते हैं। ग्लाइसिन सक्सिनाइल कोए when combined together give rise to delta aminolevulinic acid in the presence of synthase enzyme. The second step, okay, ये जो पिंक में नजर आ रहा है आपको या रेड में नजर आ रहा है, this is happening inside where? Mitochondria. Once ELA is formed, it leaves the mitochondria, and all these reactions will occur in cytosol. ये ब्लैक में जो नज़र आ रहे हैं साइटोसोल वाले प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और एंजाइम्स हैं, और जो पिंक में नज़र आ रहा है ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स और माइटोकॉन्ड्रियल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एला कंबाइन टुगेदर कंडेंस करते हैं आपस में डिहाइड्रेटेज एंजाइम की हेल्प से, टू वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं इसमें से, और आपके पास एक स्ट्रक्चर आता है पॉर्फोबिलिनोजन। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर एक रिंग नज़र आ गई है आपको, ठीक है। दिस इज अ पायरोल रिंग जिसके साथ साइड चेन्स लगी हुई हैं। देयर इज नो नीड टू गो इन डिटेल हेयर, मगर आप ये चीज़ देखेंगे, द फर्स्ट रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द सिंथेसिस ऑफ हीम इज एमसीक्यू है, आपको पता होना चाहिए पॉर्फोबिलिनोजन। उससे पहले एला के पास रिंग नहीं होती, पॉर्फोबिलिनोजन फर्स्ट रिंग, यहाँ पायरोल रिंग बन गई है। नेक्स्ट स्टेप, पॉर्फोबिलिनोजन से आगे बनता है हाइड्रोक्सी मिथाइल बीलेन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज पॉर्फोबिलिनोजन डीमाइनेज एंजाइम।
hydroxymethyl bilane. Now, we talked about porphobilinogen is the first product formed in the synthesis of heme जिसके पास रिंग स्ट्रक्चर आया है, पायरोल रिंग आई है. हमने जो एंड पे जाके हमने प्रोफायरिन 9 प्रोटोप्रोफायरिन 9 बनाना है और उससे मिलके हीम बनाना है. हमें पता है उसके अंदर 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, ऐसे ही है. सो यहाँ क्या होगा, 4 porphobilinogen molecules will condense, giving off 4 NH3s under the influence of hydroxymethyl bilane synthase, और आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट जिसका नाम है हाइड्रोक्सीमिथाइल बिलेन. आवाज अब सही आ रही है आपको? जी, किसी ने लिखा हुआ आवाज नहीं सही आ रही. आवाज सही आ रही है? ओके, ठीक है जी. पोर्फोबिलिनोजन वाज अ फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसके अंदर रिंग बन रही थी. आपको जो स्ट्रक्चर बनाना है उसमें 4 रिंग्स चाहिए आपको. तो फिर क्या होगा, वो जो एक रिंग वाला स्ट्रक्चर है पोर्फोबिलिनोजन, उस जैसे 4 इकट्ठे होंगे, आपस में कंडेंस करेंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन. हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन वंस फॉर्म्ड, इसकी रिंग्स खुली हुई होती हैं. मिथाइल जो ब्रिजेस की बात की थी हमने, ठीक है, ये ओपन एंडेड स्ट्रक्चर होता है, ये क्लोज रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता. ठीक है, इंडिविजुअल रिंग तो बंद है मगर वो आपस में कनेक्ट नहीं हुई हुई. ठीक है, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन के अंदर. ठीक है, दोबारा पोर्फोबिलिनोजन, और पीछे जा रहा हूँ मैं, एक सेकंड ठहरो. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पोर्फोबिलिनोजन जिसके अंदर आपको एक रिंग नजर आ रही है. ठीक है, नाउ वी आर हेयर. ये एक रिंग वाला स्ट्रक्चर, इसमें 4 मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस करेंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन. अब ये हैफेजिड है, ये एक क्लोज स्ट्रक्चर नहीं है हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन का. इन रिंग्स का क्लोजर करना है आपने, इनको आपस में जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ मेथिनाइल ब्रिजेस. देयर इज अ एंजाइम कॉल्ड एज यूरोपोरफायरिनोजन 3 सिंथेज. हमने यूरोपोरफायरिन, याद होगा आपको, पढ़ा था. यूरोपोरफायरिन के अंदर एपी था. इसके ऊपर भी अगर इनके फॉर्मूलाज को देखो तो आप एसिटेट लगा हुआ है और प्रोपेनेट लगा हुआ है. ठीक है, और 3 की बात कर रहे हैं तो रिंग डी के ऊपर ऑल्टरनेट कर रहा है. आप ये देखो, रिंग ए के ऊपर एपी, रिंग बी के ऊपर एपी, रिंग सी के ऊपर एपी, और रिंग डी की बात कर रहे हैं तो पीए. जो पहले स्ट्रक्चर कराए थे आपको बेसिक, अब उसकी इम्प्लीकेशन यहाँ आ रही है. ये आपको लिखने नहीं है, ये CH2CO CH, ये फॉर्मूलाज नहीं लिखने हैं आपको. जब भी आपको क्वेश्चन किया जाएगा आपको ये स्ट्रक्चर नहीं बनाने हैं. आपको बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं. आप 4 रिंग्स बना के उनको जोड़ देना, ठीक है, और बीच में फेरस लगा देना, वो इस तरह का स्ट्रक्चर आ सकता है. बट ये जो आपको ये बहुत डिटेल फॉर्मूलाज हैं ये लिखने को नहीं आएंगे. ठीक है जी, ओके जी. हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन इज कन्वर्टेड इनटू यूरोपोरफायरिनोजन 3. नाउ नेक्स्ट स्टेप, यूरोपोरफायरिनोजन 3, उसकी उसकी एक एंजाइम होता है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम. डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाना होता है. ठीक है, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉप्रोपोरफायरिनोजन. अब ये यूरो से चला गया है कॉप्रो के अंदर. ठीक है, एक फॉर्म से कन्वर्ट हो रहा है दूसरी फॉर्म के अंदर. यूरो की बात की थी हमने हमने बात की थी इसके अंदर एसिटेट हो सकता है या फिर प्रोपेनेट हो सकता है. कॉप्रो की बात की थी तो हमने बात की थी कॉप्रो के अंदर मिथाइल होगा और प्रोपेनेट होगा. अगेन बेसिक स्कीम के ऊपर वापस आए. वी आर हियर, we were here in the last slide. Porphobilinogen converting into hydroxymethylbilane. Hydroxymethylbilane is converting into uroporphyrogen 3. Uroporphyrogen 3 is converting into coproporphyrogen 3. Now, coproporphyrogen 3 converts into
प्रोटोपोरफाइरिनोजेन 9, ठीक है, प्रोटोपोरफाइरिनोजेन 9 विद द हेल्प ऑफ कॉप्रोपोरफाइरिनोजेन ऑक्सीडेज एंजाइम। इसकी ऑक्सीडेशन होगी, आपके पास आ जाएगा प्रोटोपोरफाइरिनोजेन 9। प्रोटोपोरफाइरिनोजेन 9 आगे कन्वर्ट होगा प्रोटोपोरफायरिन 9 के अंदर, और यही हमें बनाना था, जिसके साथ फेरस बाइंड करेगा और आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा हीम का विद द हेल्प ऑफ फेरोचेलेटेज एंजाइम। ठीक है, इस पॉइंट को फिर समझें। दो सबस्ट्रेट्स हैं, अमीनो एसिड, इंटरमीडिएट ऑफ टीसीए साइकिल, इनिशियल लिमिटिंग स्टेप ऑफ हीम सिंथेसिस। ठीक है, ये लिमिटिंग स्टेप ऑफ हीम सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, एला बन जाता है। एला से आगे अल्टीमेट टारगेट इज टू फॉर्म यूरोप्रोफाइनोजन। उससे पहले ये कन्वर्ट होगा, एला कन्वर्ट होगा पोर्फोबिलिनोजन के अंदर, विच इज अ वन रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, 4 पोर्फोबिलिनोजन मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस करेंगे, आपके पास आ जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन। हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन के अंदर जो रिंग्स हैं वो क्लोज नहीं है, वो आपस में मेथनाइल ब्रिजेस के साथ अटैच नहीं है, एक प्रॉपर फॉर्म नहीं बना रही। ठीक है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरोपोरफाइरिनोजेन 3। यूरो से मुराद है इसके ऊपर एसिटेट होगा या फिर प्रोपेनेट होगा, कोई और साइड चेन नहीं लग सकती। कॉप्रोपोरफाइरिनोजेन के अंदर कन्वर्जन होगी नेक्स्ट, जिसके अंदर से एसिटेट निकल जाएगा और एम आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। कॉप्रोपोरफाइरिनोजेन 3 आगे कन्वर्ट होता है प्रोटोपोरफाइरिनोजेन 9 के अंदर, और वो कन्वर्ट होता है प्रोटोपोरफायरिन 9 के अंदर। इस पॉइंट के ऊपर अगर ये यूरोपोरफाइरिनोजेन 3 यूरोपोरफायरिन 3 के अंदर कन्वर्ट हो, तो आपके पास साइड चेन्स स्ट्रक्चर के ऊपर एपी लगी हुई हैं। इस पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल एंजाइम डेफिशिएंट है, इससे आगे नहीं बन पा रहा, पीछे बन रहा है, यूरो भी बन रहे हैं और कॉप्रो भी बन रहे हैं, तो कॉप्रोपोरफाइरिनोजेन कन्वर्ट होगा कॉप्रोपोरफायरिन के अंदर। कॉप्रोपोरफायरिन का हमें पता है उसके अंदर कौन सी साइड चेन्स होती हैं, एमपी, मिथाइल एंड प्रोपेनेट। ठीक है, और प्रोटोपोरफायरिन के अंदर साइड चेन्स होती हैं वीएमपी, विनाइल, मिथाइल एंड प्रोपेनेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोपोरफायरिन 9, वी वर हियर कॉप्रोपोरफायरिनोजेन 3। नाउ ये सब कुछ, ये जो यूरोपोरफायरिन बना, कॉप्रोपोरफायरिन बना, ये सब कुछ पहले पोर्फोबिलिनोजन बना, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन बना, देन यूरोपोरफायरिनोजन बना, कॉप्रोपोरफायरिनोजेन 3 बना। ये सब कुछ कहाँ बना, साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, वंस कॉप्रोपोरफायरिनोजेन 3 is formed, it gains entry again into the mitochondria, जहाँ जाके ये कन्वर्ट होगा प्रोटोपोरफायरिनोजेन 9 के अंदर। डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन होगी यहाँ with the help of enzyme copproporphyrogen 3 oxidase enzyme, which is again a mitochondria enzyme. ठीक है, ओके जी, प्रोटोपोरफायरिनोजेन 9 बन गया आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट स्टेप भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटोपोरफायरिनोजेन ऑक्सीडेज एंजाइम, और आपके पास फाइनली आ जाएगा प्रोटोपोरफायरिन 9। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे प्रोटोपोरफायरिन 9 के अंदर कौन सी साइड चेन्स होती हैं, व्हाट वुड यू आंसर? जी जी, आंसर, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। प्रोटोपोरफायरिन 9 के स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी साइड चेन्स होती हैं? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। कॉप्रोपोरफायरिनोजेन 3 से कॉप्रोपोरफायरिन 3 बन सकता है। फॉर एग्जांपल हम कॉप्रोपोरफायरिन 3 की बात करते हैं, इसके अंदर कौन सी साइड चेन्स होंगी? कॉप्रो की बात कर रहे हैं। वेरी गुड, और उससे अगर पीछे जाएं यूरोपोरफायरिन की, यूरोपोरफायरिन 3 के अंदर कौन सी साइड चेन्स होंगी? एपी। इसको नहीं भूलना है जी। ठीक है, वेरी गुड।
इसको नहीं भूलना, ठीक है। अगर हम यूरो की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर साइड चेन्स कौन सी हैं, कॉपरो की बात कर रहे हैं उसमें कौन सी है, और अगर प्रोटोप्रोफायरिन 9 की बात कर रहे हैं जैसे आगे चल के हीम बनने जा रहा है उसके अंदर साइड चेन्स कौन सी हैं। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। वी आर हेयर प्रोटोप्रोफायरिन 9, दिस इज द स्ट्रक्चर वी हैव सो फार। इसके अंदर सेंटर में आके फेरस एड अप होगा और आपके पास हीम बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज फेरोचेलिटेज एंजाइम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखें प्रोटोप्रोफायरिन 9 का, आपको इसके अंदर वीएमपी सारे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये मिथाइल नजर आ रहा है, ये आपको वी विनाइल नजर आ रहा है, प्रोपेनेट नजर आ रहा है। ठीक है, ये सारा सिलसिला। ओके जी, नाउ द लास्ट रिएक्शन, प्रोटोप्रोफायरिन 9 इनकॉर्पोरेट्स दिस फेरस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फेरोचेलिटेज, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। हमने पहले बात की थी आखिरी 3 रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, 2 हाइड्रोजन लिबरेट होंगे इससे, एंड यू विल हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ हीम। ये सेंटर में आपको फेरस नजर आ रहा है। ठीक है, फेरस प्रोटोप्रोफायरिन 9 भी बोल सकते हैं इसको, या हीम बोल सकते हैं। एनी क्वेश्चंस जी, एनी क्वेश्चंस? टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया इसके अंदर, वरना मैंने आपको ये नेक्स्ट हम जब करेंगे ना शुरू प्रोफाइलियाज, उससे पहले मैं आपको ये रिवाइज करवा दूंगा। मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, इसमें स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, ये मैं इसको आपको बताऊंगा शुरू में, बिफोर कल कल लेक्चर है हमारा 11 बजे दोबारा। इससे पहले पहले तक कोई क्वेश्चन? जी, इसमें कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस? इसको जाके ना याद कर लेना, रट्टा लगा लेना। ठीक है, ये सीक्वेंस नहीं खराब होना चाहिए आपका, ये सीक्वेंस आपको 1 2 3 4 5 6। सेकेंडली, फर्स्ट रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लास्ट 3 रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है, जिस कॉप्रोप्रोफायरिन बनता तो साइटोसोल में, फिर एंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और नेक्स्ट रिएक्शन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये 3 एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स हैं। ये चौथा एंजाइम पहले रिएक्शन वाला, ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। ये जितने ब्लैक में सेंटर में नजर आ रहे हैं आपको, ये सारे के सारे इन रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये साइटोसोलिक एंजाइम्स हैं। ओके जी, thank you for listening. We'll continue from here tomorrow at 11 o'clock. See you tomorrow. Allah Hafiz.